फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसकी स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इसमें हमारे जो मेन लीड हैं वो हमेशा टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं। इसलिए इतने फनी सीन होंगे कि आपको बहुत मजा आने वाला है। इनफैक्ट होता कुछ यूं है कि फीमेल लीड और मेल लीड की अरेंज मैरिज होती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक तरीके से एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर उनको फिर भी अरेंज मैरिज की वजह से एक कपल की तरह प्रिटेंड करना पड़ता है। बट साथ में रहते रहते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, बट वो ये बात मानने को कभी तैयार नहीं होते। तो चलो देखते हैं कौन किसके प्यार में पहले पड़ता है। ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड नीनी को देखते हैं। शो में बताती है कि मेरे ग्रैंडपा ने डेथ से पहले मेरी एक अरेंज मैरिज फिक्स की थी, बट मेरा फियांसे तो एक बहुत बड़ा माफिया गैंगस्टर निकला। वो इतने डार्क और मिस्टीरियस काम करता है और अब तो वो मुझे भी टपकाना चाहता है। देन हम हमारे मेल लीड मिस्टर जू को देखते हैं। एक आदमी पूछता है बॉस वो आ गई है, और फिर एक कार जाकर नीनी को ठोक देती है, जिससे वो स्नो में सड़क के बीचों बीच गिर जाती है। जबकि मिस्टर जू सिगरेट पी रहा था और ड्रिंक कर रहा था। हॉस्पिटल में नीनी के मॉम को चिंता हो रही होती है, तो डॉक्टर बताते हैं कि उनके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, इसलिए अब उनकी सर्जरी होगी। इतने वहाँ पर मिस्टर जू के ग्रैंडपा आते हैं, जो कहते हैं नीनी की इतनी सीरियस चोट लगी है और मिस्टर जू अभी तक आया तक नहीं। उनके कहने पे बटलर मिस्टर जू को कॉल करने लगा था, पर तभी वहाँ पर कोई आता है। उन्हें लगा कि मिस्टर जू ही आया होगा। ग्रैंडपा कहते तुम्हें अब होश आया, तुम्हारी वाइफ का कार एक्सीडेंट हो गया। बट वो मिस्टर जू नहीं, चैंग होता है, जो कहता है मिस्टर जू को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक्सीडेंट मिस्टर जू ने करवाया है। और तो और वो उनको वीडियो भी दिखा देता है कि ये कार तो मिस्टर जू की है ना। आंटी कहती है और नहीं तो क्या, मिस्टर जू का ड्राइवर ही कार चला रहा होगा। मॉम कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। तो आंटी कहती है नीनी और चैंग अच्छे खासे कपल थे, पर तुम्हें तो अपनी बेटी की शादी रिच फैमिली में करानी थी ना। मॉम कहती है वो तो मजबूरी थी, क्योंकि पहले से एंगेजमेंट तय थी और वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, इसलिए उनमें इमोशंस नहीं है। बट मुझे नहीं लगता सिर्फ इस वजह से मिस्टर जू उसका एक्सटेंड करवाएगा। आंटी कहती है तुम अब भी उसकी तरफ से बोल रही हो जिसने तुम्हारी बेटी को हर्ट किया। ग्रैंडपा गुस्से से बटलर को मिस्टर जू को कॉल लगाने को कहते हैं और मॉम को परेशान देख उनसे कहते हैं अगर इसके पीछे सच में उस बीस्ट मिस्टर जू का हाथ हुआ ना, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। आंटी कहती है किसे नहीं पता, मिस्टर जू बदला लेने के लिए नीनी से शादी कर रहा है। और नीनी की मॉम से कहती है तुम्हारे हस्बैंड ने उसकी मॉम को ले लिया था ना, और तुम अपनी बेटी को फायर में धकेल रही हो। पता नहीं अब नीनी बच भी पाएगी या नहीं। चैंग तो पुलिस को कॉल करने लगा था, तभी वहाँ पर डॉक्टर्स मिस्टर जू को लेके आते हैं। सब लोग हैरान थे इससे क्या हुआ, तो बताते हैं कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गई। आंटी कहती है अगर ये खुद हॉस्पिटल में है तो मर्डर कौन है। और नीनी को इमरजेंसी रूम में से निकाल के मिस्टर जू को शिफ्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर जू के ब्लड में एक केमिकल टॉक्सिन मिला है, जो उसको बहुत टाइम से दिया जा रहा था। पहले इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दिया होगा, इस वजह से मिस्टर जू की बॉडी में कोई रिएक्शन शो नहीं हुआ। बट अब उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पॉइजन इकट्ठा हो गया, जिस वजह से अब सिम्टम्स दिखाई देने लगे। ग्रैंडपा कहते हैं वो तो कभी केमिकल्स को टच भी नहीं करता, तो पॉइजन कहाँ से आया। बटलर कहता है क्या पता कोई जानबूझ के दे रहा हो। सब लोग पूछते तुम्हारा मतलब क्या है, तो बटलर कहता है विला के मेड और शेफ्स बहुत सालों से खाना बना रहे हैं, पर अभी कुछ टाइम में एक ही चीज चेंज हुई है। जब से मिस्टर जू की वाइफ नीनी उनके साथ रह रही है, तब से वो हर रोज रात को मिस्टर जू को मिल्क पीने को देती थी। चैंग कहता तो तुम नीनी भी इल्जाम लगा रहे हो, क्या पता मिस्टर जू नीनी के कार एक्सीडेंट के आरोप से बचने के लिए ये सब नाटक कर रहा हो। डॉक्टर्स कहते हैं हम पॉइजन निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट पता नहीं मिस्टर जू ठीक भी हो भी पाएगा या नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं मेरे दोनों बच्चों की जान तुम्हारे हाथों में, प्लीज उन्हें बचा लेना। चैंग अभी भी मिस्टर जू पे इल्जाम लगा रहा था, तो बटलर कहता है उस वीडियो में सिर्फ ये शो हो रहा है कि नीनी का कार एक्सीडेंट हुआ था और मिस्टर जू की कार वहीं से जा रही थी, बट कैमरा में ये नहीं दिखाया गया कि मिस्टर जू की कार ने उसको ठोका। ग्रैंडपा चिल्ला के पड़ते हैं कि तुम लोग बहस करना बंद करो। नेक्स्ट सीन में हम नीनी की फ्रेंड को देखते हैं, जो ये सब सीसीटीवी फुटेज में देख रही थी। और नीनी तो वहाँ पर सही सलामत आती है, और यहाँ पता चलता है नीनी ने ये सब एक्सीडेंट का नाटक किया था। फ्रेंड कहती है मिस्टर जू भी हॉस्पिटल में है, पता नहीं ये सच में है भी या नहीं, कहीं वो भी तो नाटक नहीं कर रहा हमारी तरह। नीनी तुमने डिवोर्स के लिए फाइल किया ताकि तुम अपनी एंटीक शॉप को बचा सको, पर ये तो सच में खून उगल रहा है, लगता है सच में सीरियस है, पता नहीं बच भी पाएगा या नहीं। नीनी कहती है वो जिंदा है। फ्रेंड तो ये देख के एकदम हैरान थी, क्योंकि मिस्टर जू तो उधर की तरफ देख के हंस रहा था, यानी उसका भी ये सब नाटक था। फ्रेंड वहाँ से भाग जाती है, तभी वहाँ पर मिस्टर जू आता है। नीनी टेबल पे लेटी हुई थी, तो वो अगर उसका हाथ पकड़ने लग जाता है और कहता है अगर तुम्हारी हार्ट रेट इससे कम हुई तो तुम बच नहीं पाओगी। तभी वो कुछ उठा के उसके मारने वाली थी, बट वो पीछे हो जाता है। तो नीनी हंसती हुई कहती है तुम तो अभी अभी खून उगल रहे थे। मिस्टर जू कहता है अच्छा तुम्हारा क्या, तुम्हारी मॉम तो बाहर इतना रो रही है और तुम कितनी बुरी बेटी हो। नीनी अपनी सॉक्स निकाल के पहनने लग जाती है, तो उसको बदबू आने लगी थी और कहता है कितनी गंदी है, तो वो जानबूझ के अपनी सॉक्स से उसे टच कर रही होती है। तभी दोनों के एक साथ कॉल आता है। मिस्टर जू कहता है तुम्हारे नमूने ने पुलिस को बुला लिया है। इनफैक्ट मिस्टर जू और नीनी ने ये सब ड्रामा डाइवोर्स के लिए किया था, ताकि वो दोनों डाइवोर्स करने के बाद प्रॉपर्टी आधी आधी कर ले। मिस्टर जू कहता है प्रॉपर्टी में बंटवारा होगा, तुम्हारी एंटीक शॉप का भी होगा फिर। तो कहती है देखी जाएगी, और सोचती है
शादी के पहले दिन से मुझे डाइवोर्स का इंतजार था। डॉक्टर आगे बताता है कि पेशेंट्स खतरे से बाहर हैं, बट अभी तक उनको होश नहीं आया। मॉम अंदर जाने करती है तो फ्रेंड अपने ब्रदर शेंग से कहती है कि तुम आंटी को ले जाओ, मैं नीनी का ध्यान रख लूंगी। फिर जब नीनी को होश आता है तो मॉम उससे मिलने के लिए आती हैं और चैंग एक इन्वेस्टिगेटर को लेके आया था जो नीनी से कार एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा था, बट वो कहती है इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि मुझे कुछ याद नहीं रहा। मिस्टर सू भी जल्दी से व्हील चेयर पे आता है जैसे उसको नीनी की बहुत चिंता हो रही हो। चैंग कहता है ड्रामा करना बंद करो, तुम उस रोड पे क्या कर रहे थे। मिस्टर सू कहता मैं अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए गया था बट अचानक बेहोश हो गया। मेरी वाइफ और मैं बिल्कुल सेम है, देखो सेम टाइम पे हमारा एक्सीडेंट हुआ। नीनी के कहने पे चैंग वहां से जाने लगा था और कहता है मैं नीनी की मॉम को छोड़ दूंगा, बट मिस्टर सू कहता है जरूरत नहीं है, मैं अपनी मॉम को वापस छोड़ाऊंगा। तो चैंग गुस्से से कहता है मुझे नहीं पता तुमने कैसे नीनी को धमकाया है, तो अपनी आंखें ब्लिंक करना। नीनी उसकी तरफ आंखें ब्लिंक करती हुई कहती है चैंग तुम जाओ यहाँ से। फिर चैंग और मॉम के जाने के बाद मिस्टर जू अपनी स्लीपर पहनी हुई लेग्स उसके ऊपर रख लेता है, तो नीनी भी गुस्से से उसकी तरफ को अपने पैर कर लेती है और कहती है नेक्स्ट वीक सिविल ब्यूरो चलना मत भूलना हस्बैंड। मिस्टर जू कहता वाइफ कल रात तुम काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी ना। नीनी कहती है अच्छा वो तो तुम भी हो गए थे, उसे धक्का मारती है अब तुम में कैसे एनर्जी आ गई। मिस्टर जू कहता है हमें तो एक्टिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। वो कहती है जब तक पैसों की बात है एक्टिंग छोड़ो, हम कोई सा भी कोलैबोरेशन करने को तैयार हैं, फिर शायद उसमें साथ में टपकना ही क्यों ना हो, और उसका गला पकड़ लेती है। मिस्टर जू कहता है अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो क्या तुम मेरे लिए गूंगी और बहरी बनने का नाटक भी करोगी। वो उसकी मुंडी पकड़ कहती है तुमने तो इतना सारा ब्लड उगला था ना, तो अब कैसे बोल पा रहे हो। मिस्टर जू कहता है मैं अपनी वाइफ के साथ तो खेल ही सकता हूँ ना, और उसका पैर पकड़ लेता है। अब मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने अभी तक किसी डिसेबल के साथ ट्राई नहीं किया। वो कहती है जरा केयरफुल है ना, कहीं तो मैं किक करके सीधा हेल के गेट पे ना पहुंचा दूं। मिस्टर जू कहता है मजा आएगा, और उसकी पट्टी खोलने लगा था बट फिर साइड कर देता है। अब अचानक से मैं बोर हो रहा हूँ और उठ के जाने लगा था। वो कहती है तुमने खुद को पॉइजन दिया था पर मैं तुम्हें सच में टपकाना चाहती हूँ, और सोचती है शादी को 1 साल हो गया और मुझे पता चल गया मिस्टर जू एक नंबर का साइको डेविल है, बट कांग्रेचुलेशंस अब मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। फिर जब नीनी जा रही थी उसकी फ्रेंड कॉल कर कहती है तुम मिस्टर जू को डाइवोर्स मत देना, क्योंकि वो डाइवोर्स के बाद तुम्हें सिर्फ अपनी टूटी फूटी 2 कंपनियां देने वाला है, पर अगर तुमने सच में डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिए तुम्हें उसे अपनी आधी एंटीक शॉप देनी होगी। इतने में मिस्टर जू आ जाता है। जैसे वो प्रॉपर्टी के बंटवारे वाले पेपर्स पे साइन करने लगी थी उसकी आंखों में आंसू होते हैं, तो मिस्टर जू साफ करते हुए कहता है तुम रोती हुई कितनी ब्यूटीफुल लगती हो। इतने में मिस्टर जू को ग्रैंडपा कॉल आ जाता है जो कहते हैं अगर तुमने नीनी को डाइवोर्स दिया ना फिर देखना तुम्हारा क्या होगा। मिस्टर जू कहता है हाँ ग्रैंडपा मुझे याद है, आपको ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन देना सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको जल्दी गिफ्ट दूंगा, और फोन काट देता है। देन उन पेपर्स को लेकर कहता है ये खराब हो गए दूसरे बनाओ। नीनी कहती तुम ग्रैंडपा को गिफ्ट दोगे और मैं तुम्हें दूंगी। नेक्स्ट दिन में मिस्टर जू अपनी कार में बैठा स्मोक कर रहा था और कहता है ग्रैंडपा ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए पागल हो गए हैं, पर वो कभी ये तो नहीं चाहेंगे कि उनका ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन कोई इलेजिटिमेट हो। असिस्टेंट कहता है पर अगर आप बाहर से बच्चा उठाओगे तो ग्रैंडपा को पता नहीं चल जाएगा वो फेक है। ग्रैंडपा कहने पे नीनी और मिस्टर जू वहाँ पे आते हैं। जैसे मिस्टर जू बैठने लगा था ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तुम्हें बैठने को बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ डाइवोर्स की सोचना भी मत। वो कहता है पहले मेरा गिफ्ट तो देख लीजिए। तभी वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लड़की आती है। मिस्टर जू उस लड़की के पास जाने लगा था तो ग्रैंडपा नीनी कहते हैं मैंने तुम्हारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट देखी थी, तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने बताया क्यों नहीं, और डाइवोर्स क्यों कर रही हो, क्या इसने फोर्स किया। नीनी कहती है क्योंकि मिस्टर जू मुझसे लव नहीं करता। ग्रैंडपा कहता है लव नहीं करता फिर तुम्हें प्रेग्नेंट कैसे कर दिया, और मिस्टर जू को नीनी की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये फेक प्रेग्नेंट लड़की को यहाँ से बाहर भेजो, तुम्हारी खुद की वाइफ प्रेग्नेंट है। तो मिस्टर जू के इशारे पे वो लड़की चली जाती है, बट नीनी अपने आंसू साफ करती है। मिस्टर जू कहता है तुम्हारा इतना भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था तब भी बेबी एकदम सेफ है, तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो। तो नीनी रोने लगती है। ग्रैंडपा कहते हैं खबरदार अगर इसे दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। मिस्टर जू नीनी को पकड़ के उठाता है और पता चलता है नीनी तो ये सब नाटक कर रही है रोने का। देन वो उसे पकड़ के अंदर लेके आता और पूछता है हमारे बच्चे के बारे में सच में जानना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखेगा। तो कहती डिलीवरी के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। मिस्टर जू कहता तुम सी हॉर्स हो क्या, मेरे कुछ किए भी नहीं प्रेग्नेंट हो गई। नीनी पूछती है उस प्रेग्नेंट लड़की के पेट में तुम्हारा बेबी था क्या। वो कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता मेरा था या किसी और का, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारी बेली में जो बेबी है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। नीनी कहती है तुम्हारी तो सबसे जो बेकार कंपनी है जो बैंकरप्ट होने वाली है, मुझे उनमें से हिस्सा लेना थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मिस्टर जू उसे पकड़ के अपने पास बिठा लेता और कहता है मेरा मन कर रहा है तुम्हारे साथ दोबारा से कोई बेबी कर लो। तो कहती है अर्ली प्रेगनेंसी में ये सब अनसेफ होगा ना, बट वो उसे बेड पे गिरा के टच करने लगा था कि नर्वस मत हो, तुम्हारी शक्ल तुम्हारे बाप पे गई है इसलिए मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता, तुम्हें टपकाना चाहता हूँ। तो वो उसको धक्का मार देती है। ग्रैंडपा बाहर से आवाज मार के उनको बताते हैं कि मैं एक पार्टी अरेंज करके सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बताना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली में वारिस आने वाले हैं। नीनी सोचती है मेरे डैड का इसकी मॉम के साथ अफेयर था
तो ये मुझे नफरत क्यों करता है। मॉम मुझसे पूछती है क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा तो एक्सीडेंट वगैरह हुआ था। वो कहती है मॉम अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉम कहती है अगर तुम सच में मिस्टर जू के बच्चे से प्रेग्नेंट हो तो उसके साथ अच्छी लाइफ जीना, हमेशा जब देखो उससे लड़ती रहती हो। तुम्हारे डैड ने जो कांड किए हैं उसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है कोई। इन पार्टी में ग्रैंडपा सबको गुड न्यूज देते हैं कि मैं ग्रेट ग्रैंडपा बनने वाला हूँ। नीनी ट्विंस बच्चों से प्रेग्नेंट है। मिस्टर जू सबके सामने उसका हाथ पकड़ता है। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने स्पेशली यहाँ पे लॉयर को बुलाया है ताकि जू ग्रुप के 10% शेयर्स तुम्हें ट्रांसफर कर सके और बेबी के जन्म के बाद 20% ट्रांसफर होंगे। तो नीनी मिस्टर जू को देख के चिढ़ाती है और ग्रैंडपा से कहती है नहीं नहीं मैं नहीं लूंगी। ग्रैंडपा कहते तुम हमारी जू फैमिली की मेंबर हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है। तो कहती है मिस्टर जू कहीं गुस्सा ना हो। ग्रैंडपा कहते हैं इसकी हिम्मत तो होके दिखाए। वो ओके बोलता तो उसका हाथ पकड़ लेती है बट वो दांत निकाल रहा था तो सोचती है इसे हंसते देख के मुझे नर्वस फील क्यों हो रहा है। इतने वहाँ पर चैंग भाग कर आता है। फ्रेंड उसको रोक रही थी पर चैंग सबके सामने कहता है क्या तुम मेरे बेबी को मिस्टर जू का नाम दोगी। सब लोग हैरान थे। मिस्टर जू के कान में कहता है तुम्हें क्या लगता है खेल खेलना सिर्फ तुम्हें ही आता है। और कहता है ये चैंग क्या बोल रहा है वाइफ, ये तो बस तुम्हारा फ्रेंड है ना। वो सोचती है इसने मेरे फ्रेंड से झूठ बुलवा दिया, काफी चंट बनता है। और कहती है चैंग मजाक करना बंद करो, बाकी लोग गलत समझेंगे। लोग बातें करने लगते हैं। हमने सोचा नहीं था जू फैमिली की डॉटर इन लॉ ऐसी निकलेगी। मिस्टर जू भी पूरा नाटक कर रहा था जैसे उसको बहुत हर्ट हुआ हो। पर तभी चैंग की सिस्टर फ्रेंड कहती है मेरे भाई और नीनी में ऐसा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, हम तीनों तो साथ में ब्रदर सिस्टर की तरह बड़े हुए हैं। मिस्टर जू ने हमारी फैमिली को इन्वेस्टमेंट की धमकी दी थी इसलिए मेरा भाई ये सब नाटक कर रहा है। तो फिर क्या नीनी नाटक करने लग जाती रोने का और सोचती है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही शंट हो, मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ। ग्रैंडपा गुस्सा करते हैं और मिस्टर जू कहते हैं टेम्पल में जाकर घुटने टेककर माफी मांगो। मिस्टर जू कुछ बोलता पर नीनी उसको जीप दिखा के चिढ़ा रही थी तो उसको मजबूरी में जाना ही पड़ता है। चैंग बाहर आकर नीनी को कहता है मैं मानता हूँ मिस्टर जू ने धमकी दी थी पर मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। वो कहते तुम्हें पता है हम ब्रदर सिस्टर की तरह बड़े हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चैंग कहता है पर मिस्टर जू और तुम में तो फाइट चल रही है। वो कहती है भले ही हमारी फाइट है पर तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। चैंग के जाने के बाद फ्रेंड उससे माफी मांगती है तुम्हें पता मेरा ब्रदर तुम्हें लाइक करता है। वो कहती पता है पर जो गलत है वो गलत है, अच्छा तुम जाके उसको संभालो। तो वो चली जाती है। नेक्स्ट दिन में ग्रैंडपा नीनी को देख कहते हैं वो कितनी अच्छी वाइफ है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने हस्बैंड का ध्यान रख रही है। बटलर कहता है एक बार यंग लेडी की बेबी डिलीवरी हो जाए तो शायद बच्चों को देख के मिस्टर जू का दिल भी पिघल जाएगा। फिर मिस्टर जू टेम्पल में घुटनों बल था और कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है क्योंकि ग्रैंडपा ने उसको पनिशमेंट दे रखी होती है। नीनी खाना लेकर आती है। तुम्हें घुटने टेक कर भूख लग रही होगी ना, चलो थोड़ा खा लो, देखो तुम्हारे पेट में से गुड़गुड़ की आवाजें भी आ रही हैं। अब नखरे मत दिखाओ, मैंने इस खाने में जहर नहीं डाला है। मिस्टर जू जैसे खोल के देखता है वो पॉट खाली था तो वो हंसने लगती है देखा मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने सच में पॉइजन नहीं डाला। वो उसके साथ मजे लेती हुई जा रही थी तभी मिस्टर जू गुस्से से उसको पकड़ लेता है और कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे नर्वस हो रही हो, ये डर है या फिर मुझसे शर्मा रही हो। वो कहते सारे एंसेस्टर्स हमें देख रहे हैं। मिस्टर जू कहता है मैं लड़कियों को मारता नहीं हूँ, मुझे तो अपनी वाइफ के साथ सिर्फ मेक आउट करना है। तो कहते तुमने तो कहा था शादी के बाद तुम मुझे किस तक नहीं करोगे। मिस्टर जू कहता है मुझे इतनी भूख लग रही है, अगर मुझे बुरा भी लगेगा तब भी मैं उल्टी नहीं कर पाऊंगा। और उसके गाल पे किस कर लेता है। देन उसके शोल्डर पे से कपड़े हटाकर कहता है एंसेस्टर्स ने बहुत टाइम से ये सब नजारा नहीं देखा होगा, आज देखना मैं उनकी आंखें अच्छे से खोल दूंगा। और नीनी को वहीं पे गिरा के उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। नीनी उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी बट वो रुकता नहीं है तो वो पॉट उठाकर उसके सिर पे मार देती है कि वो वहीं पे ढह जाता है। तो वो जल्दी से उठ के अपने कपड़े ठीक करके वहाँ से भाग जाती है। नीनी जल्दी से डरती हुई आके अपने रूम में बैठती है, पानी पीने लगी थी तभी उसको फ्रेंड का कॉल आता है जो कहती है मैं अपने ब्रदर चैंग की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, कहीं मिस्टर जू हमारी फैमिली खिलाफ कुछ करेगा तो नहीं। पर नीनी का तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं होता क्योंकि वो तो अभी तक यही सोच रही थी कि अभी तो वो मिस्टर जू को ठोक के आई है, इसलिए वो काफी डर रही होती है। फिर फोन कटने के बाद वो उसी जगह पे वापस आती है जहाँ पे मिस्टर जू अभी तक बेहोश पड़ा था। तो उसको लात मार के देखने लग जाती है उठो, नाटक करना बंद करो अब। बट देखती है उसके सर के पीछे चोट लगी हुई है तो उसे जल्दी से पकड़ के उठाती है और अपनी गोद में बिठाकर उसे उठाने लगी थी। जैसे मिस्टर जू की आइज खुलती है वो उसे पकड़ के नीचे गिरा लेता है और खुद उसके ऊपर चढ़ गया था। वो कहती है तुम अभी तक टपके नहीं, मैं तो तुम्हें दबाने का सोच रही थी। मिस्टर जू कहता है ग्रेव में जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ और फिर उसे चिपटने लग गया था। नीनी उसे रोक रही होती है बट वो रुक ही नहीं रहा था। बट चोट की वजह से मिस्टर जू बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं कि चिंता मत करिए, थोड़ी बहुत चोट लगी है, बस थोड़ा हेयर कट कराना पड़ेगा। नीनी कहते उल्टे सीधे काट दो। तभी मिस्टर जू उठ जाता है और कहता है खबरदार अगर मेरे बालों को टच किया तो, वरना मैं तुम्हारा टिकट काट दूंगा, अपना सामान लो और फुट लो यहाँ से। तो डॉक्टर भी अपनी जान बचा के भाग जाता है। पर नीनी तभी एक सीजर निकालती है और कहती है चलो मैं तुम्हारा हेयर कट करती हूँ। मिस्टर जू दूर हो रहा था और कहता है पास मत आना। वो कहती मैं तो करूंगी और उसकी और ज्यादा क्लोज आने लगती है बाल काटने के लिए और वो उसको दूर कर रहा था कि ये तो सच में मुझे गंजा करके रहेगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जू सिगार पीता हुआ नीनी को सोते हुए देख रहा था। जैसे सिगार की स्मेल से वो उठने लगती है।
मिस्टर जू जानबूझ के बहुत सारा स्मोक अंदर खींच लेता है और फिर उसके मुंह पे स्मोक करने लग जाता है। वो कहती है शर्म नाम की चीज नहीं है, सुबह सुबह सिगार पी रहे हो और ऊपर से इतना तेज शोर कर रहे हो ताकि मैं सो ना पाऊं। मिस्टर जू कहता है ऐसे तुम भी सोते हो कितनी आवाज करती हो, सोती सोती दांत चलाती रहती हो और पूरी रात डकारे मारती हो, कौन तुम्हें सोते देखना चाहता है। वो पूछती है तुम कब आए, तो कहता है सिर में चोट की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तो कहती है अच्छा मुझे सोते हुए पे नजर रखकर तुम्हें आराम मिल रहा है। और जैसे उसको देखने लगा था वो खुद को जल्दी से कवर करने लग जाती है। मिस्टर जू कहता है तुम पूरी रात कितने सारे पोजीशंस में रही, मैंने तब तो कुछ नहीं किया था, तो अब फिर इतनी नौटंकी क्यों कर रही हो। वो कहती है तुमने मेरे सोते हुए का फायदा उठाया नहीं था और तब मुझे जबरदस्ती चिपट रहे थे, मैं तो खुद हैरान हूँ। मिस्टर जू कहता है दो गुड न्यूज हैं, तुम्हें कौन सी सुननी है। तुम्हारा व्हाइट मूनलाइट वापस आ गया है, दूसरी तुम लगता है सुनना नहीं चाहती। वो उसको घूरती है तो उसके पास बैठकर कहता है तुम्हारा व्हाइट मूनलाइट शादी करने जा रहा है, देखो देखो एक्सप्रेशन तो देखो, लगता है किस करने से तुम्हारा मुंह सूज गया है। तो नीनी गुस्से से उसके हाथ पे काट लेती है कि वो जोर से चिल्ला रहा था, उसको दर्द हो रहा होता है और जैसे तैसे उसे छुड़ाता है तो उसने इतनी तेज काटा था कि निशान बन गया था। तो कहता है तुम्हारे व्हाइट मूनलाइट ने तुम्हें अपनी शादी पे इनवाइट नहीं किया, तो गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो। वो कहती है फुट लो यहाँ से। तो कहता है मैं नहीं चाह रहा, तो वो उसको लात मार के नीचे फेंक देती है। मिस्टर से उठ के कूल बन के वहां से जाने लगता है, गाना गाते हुए बाहर आता है, बट रियल में उसको दर्द हो रहा था। बाहर आते अपना हाथ पकड़ लेता है, जबकि नीनी को सोचने लग गई थी। और हम पास्ट में देखते हैं डिंग उसको बताता है कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी शादी मिस्टर जू से होने वाली है, पूरे शहर को पता है। वो कहती है बट मैंने उस अरेंज मैरिज को हाँ नहीं किया है, पर डिंग उससे ब्रेकअप करके चला गया था। जबकि दूर से मिस्टर जू खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। मिस्टर जू कॉल करके कहता है जरा कुछ दिन तक मेरी वाइफ पे नजर रखना और उसको चीट करने के एविडेंस इकट्ठे कर लेना। नीनी जाते हुए डिंग की शादी की फोटोज देखती है तो वो सोचने लगी थी, इनफैक्ट पास्ट में उसने अपनी मॉम से बोला था कि मैं मिस्टर जू से अरेंज मैरिज नहीं करूंगी। आपको तो पता ही है हमारा और जू फैमिली का क्या रिलेशनशिप है, कितना एम्बैरेसिंग होगा। मॉम कहती पास्ट की चीजों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी तुम्हारी मिस्टर जू से ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई है। वो कहती है मॉम वो तो बस ऐसे ही बड़ों ने कह दिया था, सीरियस थोड़ी ना लेना है। और मुझे तो लगता है जू फैमिली वाले मेरी एंटीक शॉप के पीछे पड़े हैं। और गुस्सा होकर वहां चली गई थी। फिर उसने डिंग से जाके बोला था कि चलो हम दोनों इंग्लैंड चले जाते हैं, पर डिंग उसको मना करके चला गया था। उसे सैड खड़ा देख मिस्टर जू आके टच करता है और हंसता हुआ कहता है मेरी वाइफ अपने एक्स लवर की वेडिंग अटेंड करने आई है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। इतने वहां पर डिंगा चाहता है और उसको अपनी ब्राइड से इंट्रोड्यूस करवाता है। नीनी उसको हैप्पी वेडिंग बोल के वहां से जाने लगी थी, बट मिस्टर जू उसे रोक लेता है कि हम शादी में आए हैं तो वाइन पिए बिना थोड़ी ना जाएंगे। वो कहती है हमें इनवाइट नहीं किया गया तो हम किसी और की शादी में ड्रिंक कैसे कर सकते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है और कहती है तुम भी डिंग की शादी में आई हो, ये कि तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर जू है। अच्छा तभी तुमने पास्ट में डिंग को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड बहुत बड़ा बिग बॉस है और काफी हैंडसम भी है, चलो अंदर आके बैठो। तो मिस्टर जू भी उसे अंदर खींच के ले जाता है। देन नेक्स्ट सीन में डिंग की शादी हो रही थी। निनी को याद आता है कि डिंग ने तो फ्यूचर में उससे शादी करने को कहा था। तो मिस्टर जू उसको अपना हैंकी निकाल के देता है कि अपने आंसू साफ कर लो, अगर किसी पेपरजी ने फोटो खींच ली तो वो लोग तो यही कहेंगे ना कि मिसेस जू अपनी एक्स की वेडिंग में रो रही थी। वो कहती है तुमने हैंकी पे पॉइजन छिड़का होगा। वहाँ पे डिंग की शादी हो रही थी और मिस्टर जू निनी को छुड़ा रहा था और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो छुड़ा रही होती है बट और कस के पकड़ लेता है। फिर जब डिंग अपनी ब्राइड को किस करने वाला था तो निनी उठ के जाने लगती है, बट वो हाथ पकड़ के उसको रोक लेता है कि कहाँ जा रही हो, पूरा सीन देख के जाओ ना, तुम क्या डिंग को लाइक करती हो अभी तक, जाओ जाकर उसको बता दो, क्या पता वो तुम्हारे पास वापस आ जाए, अगर नहीं बताओगी तो हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने मैं ही रहूंगा। और गाना गाने लग जाता है और गाना गाते हुए वहां चला जाता है। जबकि नीनी वहां पर बैठी रो रही होती है। सब लोग चले जाते हैं पर वो वहां पर अकेली बैठी ड्रिंक कर रही थी। एक आदमी उसके साथ आकर बदतमीजी करने लग जाता है, वो उसको रोक रही थी। तभी मिस्टर जू आकर उस आदमी को मार के वहां से भगा देता है और नीनी को उठाने लगा था तो कहती है तुम क्या मेरा यहाँ पे मजाक उड़ाने आए हो। मिस्टर जू कहता है तुम किसी और लड़के के लिए ड्रिंक कर रही हो और उससे वाइन लेके फेंक देता है कि बहुत हो गया तुम्हारा, मेरे साथ घर चलो। बट वो उसके मार के जाने लगती है, मुझे तुम्हारे से लड़ाई नहीं करनी, अब तो तुम्हें ये सब तमाशा देख के मजा आ रहा होगा। एक पेपर से फोटो खींच रहा था तो टल्ली नीनी चिल्लाने लग जाती है, वहाँ दूर से फोटो क्यों खींच रहे हो, पास आके खींचो ना। मिस्टर जू उसका पर्स उठा के लेके आता है और उससे कहता है चलो घर चलते हैं, बट वो हाथ छुड़ा लेती है, तुम्हारे पेपर से तो ऑलरेडी चला गया है तो तुम क्यों रुके हुए हो। अच्छा पहले वाले फोटोज लगता काफी नहीं थे, तुम उस सबका क्या करोगे, सबको बोलोगे कि मैंने अपने एक्स लवर की शादी चुरा ली है, या फिर ग्रैंडपा को ले जाके दिखाओगे कि मैं कितनी बड़ी धोखेबाज हूँ, मुझे डाइवोर्स दोगे, या फिर मीडिया वालों को दिखा के बोल देना कि मैंने पैसों के लिए तुमसे शादी की थी और मैंने तुम पे चीट किया, तो डाइवोर्स के बाद मुझे एक चमन्नी भी मत देना, जाओ ना बुला के लेके आओ मीडिया वालों को। मिस्टर जू से गुस्से से पकड़ के दीवार पे लगा लेता और किस करने लगा था तो कहती है अब क्या तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे और फिर फोटोज खींच के डिंग को दिखाओगे, तो फिर कैमरास कहाँ है, मैं रेडी हूँ। तो मिस्टर जू गुस्से से चुप करके किस करने लगता है, वो उसको धक्का मारती है
पर वो फिर भी उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लगा था। तो नीनी गुस्से से उसकी गर्दन पे काट लेती है। वो फिर भी बात नहीं आता, फिर से उसे दोबारा पकड़ के किस करने लग जाता है। नीनी जो पहले रोक रही थी, फिर वो भी उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। फिर वो उसे किसिंग करता करता बेड पे ले आया था और दोनों वहीं पे लग गए थे। देन वो अपना ब्लेजर निकाल के उसकी गर्दन पे किस करने लग जाता है और फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर जब वो सो रही थी तो मिस्टर जू सोती हुई नीनी को बार बार टच करके परेशान कर रहा था। वो नींद में जैसे पलटती है, उसकी चेस्ट पे हाथ रखा जाता है और वहीं टच करने लग गई थी। तभी उसको होश आता है कि ये मैं कहाँ टच कर रही हूँ, और जैसे उठ के उसको देखती है तो हैरान होकर एकदम से दूर हो जाती है। बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और कहता है, हम तो मैरिड कपल है ना, तो तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे हमारा अफेयर चल रहा हो। वो जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर झांक के चेक करती है और वहीं पे गिर जाती है। मिस्टर जू कहता है, तुम रात तो बहुत ज्यादा जंगली बन गई थी, तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी का डर नहीं है। वो कहती है, ग्रैंडपा को जाके बता दो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। हाँ, मैंने झूठ बोला था। मिस्टर जू कहता है, कोई बात नहीं, तुम जल्दी प्रेग्नेंट होने वाली हो। वो कहती है, तुमने तो प्रोटेक्शन यूज की थी ना। तो कहता है, वो तो लीक भी हो सकता है। तो वो जल्दी से अलमारी खोल के पैकेट चेक करने लग जाती है जिसमें छेद हुए पड़े थे। तो वो चिल्ला के पड़ती है क्योंकि मिस्टर जू ने जानबूझ के उसमें छेद कर दिए होते हैं। तो वो उसके मारने लग जाती है, तुम साइको हो क्या। मिस्टर जू कहता है, मैंने तो ऐसा जू फैमिली की जनरेशन बढ़ाने के लिए किया है, भला मुझे मार क्यों रही हो। तो वो गुस्से से उठ के भागने लगती है, पर मिस्टर जू पहले जाकर उसका रास्ता घेर लेता है और कहता है, क्या हुआ, तुम मेडिकल स्टोर जा रही हो ताकि मेडिसिन खा सको। नीनी कहती है, होम डिलीवरी नाम की भी चीज होती है, और उसके मुंह पे गेट बंद कर देती है। तो मिस्टर जू लॉक लगा देता है और कहता है, पर अंदर तुम्हारा फोन है ही नहीं, तो तुम ऑर्डर कैसे करोगी। नीनी गेट खोलने का ट्राई करती है तो कहता है, अब मैं तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पे बंद रखूंगा, फिर देखना तुम कैसे प्रेग्नेंट होने से बचती हो। वो चिल्ला रही थी, अभी के अभी गेट खोलो डेविल, और गुस्से से गेट पे लात मारती है, बट उसके दर्द हो रहा था। तो वो लंगड़ाती हुई अंदर जाती है। तभी उसे वहां पर टेलीफोन रखा हुआ दिखता है। तो वो टेलीफोन से फोन करती है, बट ऑलरेडी दूसरी तरफ मिस्टर जू था और कहता है, वाइफ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तो वो गुस्से से वापस रख देती है, बट वो उसको दोबारा से कॉल करता है और कहता है, बताना तो भूल ही गया, वॉशरूम में फोन बहुत डेंजरस होते हैं। जबकि वो गुस्से से उस पर चिल्ला के पड़ रही थी। फिर वो दीवार चढ़ती हुई वहां से निकलने की कोशिश करती है और विंडो से झांक के कहती है, यहाँ पर चोर है, जल्दी से आके मेरी हेल्प करो। और जानबूझ के एक्टिंग करने लग जाती है जैसे उसको बहुत दर्द हो रहा हो, चोर उसको मार रहा हो। बाहर आकर जल्दी से सारा सामान इधर उधर फैला देती है। जैसे मेड्स वहां पर उसकी हेल्प करने के लिए आती हैं और देखती है वहां पर तो कोई नहीं है। तो नीनी कहती है, लगता है चोर भाग गया, जल्दी से ये सब साफ कर दो। फिर लड़ाती हुई वहां से बाहर चली जाती है। फिर फ्रेंड नीनी को बताती है कि जू ग्रुप का मिस्टर जू इकलौता वारिस नहीं है। ओल्ड मैन ने अपनी जवानी के टाइम पे बहुत मजे लिए थे बाहर, तो उनका बाहर एक लेजिटिमेट बच्चा भी है, पर उस लेजिटिमेट चाइल्ड की कई साल पहले डेथ हो गई थी, पर उसका एक बेटा रह गया जिसका नाम गुओ है। प्रॉब्लम ये है कि गुओ ऑलरेडी मैरिड है और वो लोग प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं। और तुम्हें तो पता ही है, ओल्ड मैन ग्रेट ग्रैंडसन के लिए बावला हो रहा है। अगर उनका ग्रेट ग्रैंडसन आ गया 30% तो शेयर उसको मिल जाएंगे। मिस्टर जू उसकी बातें सुनना तो और आके कहता है, तुम्हारी एंटीक शॉप में तो नेक्स्ट वीक ऑक्शन होने वाला है ना, तो चलो मेरे साथ कॉपरेशन कर लो। वो मना करके हाथ छुड़ा रही होती है, बट वो छोड़ नहीं रहा था। तो जैसे ग्रैंडपा आते हैं, दोनों एकदम से क्लोज हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने सुना है कल रात नीनी बहुत डर गई थी, तुम ऐसे इसका ध्यान रख रहे हो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जू नीनी को कहता है, हमारे प्रेग्नेंट होने के बाद तुम्हें कंपनी के 10% शेयर्स मिलेंगे और बेबी के जन्म के बाद 5%। नीनी कहती है, जू फैमिली में ग्रेट ग्रैंडसन के जन्म के बाद उसको 10% और उसके पेरेंट्स को 20% शेयर्स मिलेंगे। वो सब क्या तुम अपने पास रखने वाले हो। वो अपनी बैली पे हाथ रखती है, देन फिर पर्स उसके मारती हुई वहाँ से ले जाती है। फिर वो अंदर आके देखती है उसकी मॉम क्लीनिंग कर रही है, तो उसको रोकने लग गई थी। देन अपनी मॉम को बताती है कि मैंने सुना है हमारे जेट की फेक कॉपी 50,000 की बिकी है। मॉम हैरान थी, फेक वाली इतनी महंगी बिकी, तो फिर हमारी वाली का क्या प्राइस होगा। तो कहती मॉम, नेक्स्ट वीक मैं उसको बेचने वाली हूँ। मॉम कहती है, बेचो मत, हमारे डैड अभी ना कभी तो वापस आएंगे ही। वो कहती है, वो पिछले 10 सालों से अपनी मिस्टर्स के साथ हैं, जब तक उनके सारे पैसे उड़ नहीं चाहते तब तक तो वो बिल्कुल वापस नहीं आने वाले। मुझे समझ नहीं आता, उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया, तब भी आप उनके बारे में कैसे सोच सकती हो। मॉम कहती, मुझे नहीं पता, मुझे बस अच्छी चीजें याद है। तो कहती, मॉम, इस दुनिया में फीलिंग सबसे ज्यादा यूजलेस है, इससे लोग हमेशा हारते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा मिस्टर जू को अपने लेजिटिमेट ग्रैंडसन जुओ से मिलवाते हैं कि तुम दोनों ब्रदर्स पहली बार मिल रहे हो। जुओ से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करता है, बट मिस्टर जू तो उसे इग्नोर करके चला जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं, माइंड मत करना, वो थोड़ा है ही रूड। फिर नीनी उसके पास 2 ग्लास वाइन लेकर आती है, बट वो दोनों लेकर उसकी वाली सारी वाइन अपने ग्लास में पलट लेता है और कहता है 30% शेयर्स उसी को मिलेंगे जिसका पहले बेबी होगा। तो चलो लाइट बंद करके काम स्टार्ट करते हैं। बट वो उसके मार देती है। मेड आके बताती है कि ग्रैंडपा नीचे बुलाया है, तो वो दोनों लवी डवी कपल की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। मिस्टर जू तो उसके हाथ पे किसी कर लेता है और उसको नीचे ले जाता है। जो ग्रैंडपा को ड्रिंक सर्व करता है और मिस्टर जू को कहता है, मैंने ग्रैंडपा सुना है कि तुम मुझसे 1 साल छोटे हो, पर स्टिल तुम मेरे ब्रदर हो। और उसे वाइन सर्व करने लगा था, बट मिस्टर जू अपनी बुक की तरफ देख रहा होता है, उसे इग्नोर मार रहा था। ग्रैंडपा कहते, छोटे भाई को बड़े को सर्व करना चाहिए। मिस्टर जू का फिर भी ध्यान नहीं होता, तो वो उसके मारती है। टल्ली जुओ ग्रैंडपा कहता है,
बचपन से सब बच्चों के ग्रैंडपा होते थे, पर मुझे कभी भी ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारे डैड जल्दी इस दुनिया से चले गए थे, ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें पहले नहीं ढूंढा। तो जुओ कहता है अब भी कोई देरी नहीं हुई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है। उसकी वाइफ उसे पकड़ के लेके चलने लगती है, तो कहता है मैं नहीं चाहूंगा घर। तो ग्रैंडपा कहते हैं ऐसा करना, मिस्टर जू और नीनी के साइड वाले बेडरूम में सो जाना। ये सुनने के बाद नीनी वाइस लाइक अब हमारा क्या होगा। रात में जब मिस्टर जू आता है तो वो बुक पढ़ रही थी, तो कहता है तुम्हें क्या भूत ने पोजेस कर लिया है जो आधी रात में बड़बड़ा रही हो। तो कहती है दूसरा वाला रूम जुओ और उसकी वाइफ ने बुक कर रखा है, पहले रूम लिया है फिर प्रेसिडेंट की पोजीशन भी ले लेगा। मिस्टर जू उसकी मुंडी पकड़ कहता है हमें तो आज रात बेबी बनाना था ना। जैसे क्लोज आके उसके किस करने लगा था, नीनी कहती है फुट लो यहाँ से। बट तभी मिस्टर जू वहाँ पर जुओ को गेट के पीछे खड़ा देख लेता है, तो उठ के आने लगता है और गेट पे लात मार के कहता है यहाँ पर कॉकरोच क्यों है, और बार बार गेट मार रहा था जो कि जुओ के मुंह पे लग रहा था। नीनी हंसने लग जाती है, तो मिस्टर जू वापस आने लगता है और जुओ तभी वहाँ से भाग जाता है। नीनी कहती है तुम कितने क्रूअल हो, बट वो उसे उठाकर अपने कंधे पे डाल लेता है और कहता है अभी तो और ज्यादा क्रूअल बनूंगा, और उसकी बमटी मार के उसे बेड पे गिरा लेता है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर जू जब कंपनी आता है तो वहाँ पर पहले से जुओ था और हाथ फैला के उसका वेलकम कर रहा था ताकि वो उसको बाहों में भर ले, पर मिस्टर जू तो उसे डायरेक्ट इग्नोर मार के सोफे पे बैठ जाता है। जू कहता है सीईओ का ऑफिस तो बड़ा ही अच्छा है, कितना लग्जरियस है, क्या सिस्टर इन लॉ सच में प्रेग्नेंट है, तुम ग्रैंडपा से झूठ बोलोगे। बट मिस्टर जू उसे इग्नोर करके सीधा मीटिंग में चला जाता है। फिर ग्रैंडपा मीटिंग में जुओ को सबसे इंट्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पे भी जुओ सबके सामने हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, बट मिस्टर जू नहीं करता। मॉर्निंग में दोनों आकर देखते हैं कि जुओ और उसकी वाइफ वहीं पर है, तो ग्रैंडपा कहते हैं मैंने इन दोनों को कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे रोक लिया। जुओ की वाइफ को उल्टी होने लगती है, तो जुओ कहता है ग्रैंडपा मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको जल्दी ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन मिलने वाला है। तो ग्रैंडपा तो बड़ा खुश होते हैं और उसको चेकअप कराने कहते हैं। जुओ कहता है मिस्टर जू की वाइफ भी तो प्रेग्नेंट है। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ तुम दोनों साथ में चेकअप कराने के लिए चले जाना। देन निनी और जुओ की वाइफ साथ में हॉस्पिटल आती हैं, तो जुओ की वाइफ कहती है मैंने तुम्हारे लिए भी फॉर्म फिल कर दिया, तुम प्रेगनेंसी चेकअप करा लेना। निनी समझ रही थी जुओ की वाइफ क्या करना चाहती है। देन रिपोर्ट्स आती हैं, तो जुओ की वाइफ उसकी रिपोर्ट देख के एकदम हैरान। इतने वहाँ पर मिस्टर जू और जुओ भी आ जाते हैं। निनी जुओ को कंग्रेचुलेशन करती है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो जुओ मिस्टर जू से पूछता है और तुम्हारी वाइफ की रिपोर्ट कहाँ है। मिस्टर जू पहले दिखाने से डर रहा था, पर तभी देखता है तो कहता है मेरी वाइफ ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट है, और दोनों एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं क्योंकि जुओ का तो सारा प्लान चौपटी हो गया था। मिस्टर जू कहता है अब तो मुझे अपनी वाइफ का ध्यान रखना होगा, और उसे पकड़ के ले जाता है, और वो दोनों चाहते हुए जुओ को छुड़ा के जा रहे थे। तो वो अपनी वाइफ से पूछता है तुमने ध्यान से देखा था ना। वो कहती है जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था मैं वहीं पे थी। तो कहता है पहले इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी उसमें तो मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, तो अब कैसे हो गई। मिस्टर जू नीनी से कहता है अच्छा वो मैंने पहले डॉक्टर अरेंज करवा दिया था। तुम्हारा चेकअप करने वाले डॉक्टर मेल थे या फीमेल। वो कहती है फीमेल डॉक्टर। मिस्टर जू एकदम हैरान, तो डॉक्टर अल्लूर ने तुम्हारा चेकअप नहीं किया। और फिर दोनों एकदम हैरान, यानी तुम सच में। मिस्टर जू उसके बेली की तरफ को देखने लगता है। देन निनी उसको प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाती है। वो कहता है तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तो कहती है और क्या मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगी। तुम्हारे हाथ में जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो भी मेरा है, और जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो भी मेरी है, चलो फिर डील कर लेते हैं। मिस्टर जू कहता है मैं तुम्हें 5 साल के लिए कंपनी के 10% डिविडेंड दूंगा। वो मान नहीं रही थी, तो कहता है ठीक है 20% दूंगा, पर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ही डिवोर्स होगा। पहले तो उन दोनों में लड़ाई होती है, फिर वो दोनों डील कर लेते हैं। देन ग्रैंडपा को रिपोर्ट दिखाते हैं कि ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट है। फिर क्या ग्रैंडपा उसके लिए नाम मंगा लेते हैं और उसे व्हाइट जेड रूई गिफ्ट देने लगे थे। रात में बैठी उसको देख रही थी, तो कहता है फाइनली जो तुम्हें चाहिए था मिल गया। तो कहती है क्यों तुम जेलस हो रहे हो। मिस्टर जू भी उसे देखने लगा था, बट वो साइड रख देती है। तो कहता है तुम कौन सा मेरे बिना अकेली बेबी बना लेती। तो कहती तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है, तुम दोनों जेड रूई दिखाकर डैड को यहाँ पे लाना चाहते हो। मिस्टर जू कहता है क्यों तुम्हें अपने डैड से नहीं मिलना। फिर वो अपने बचपन का सीन याद करती है जब उसके डैड उसकी मॉम को छोड़ के जा रहे थे। वो और उसकी मॉम रोक रहे थे, पर उसके डैड फिर भी उनको छोड़ के चले गए थे। तब से कोई भी बच्चे नीनी के साथ खेलते नहीं थे। ये बोलते थे कि इसका डैड मिसेस जू को भगा के ले गया। तो कहती है जिस इंसान ने अपनी वाइफ और बच्ची को छोड़ दिया, भला मैं उसे को देखना चाहूंगी। मिस्टर जू भी अपने बचपन का सीन याद करता है। उसकी मॉम चाह रही थी, तो पूछता है मॉम आप आधी रात में कहाँ जा रही हो, आपका और अंकल का अफेयर चल रहा है ना। उसकी मॉम उसे चुप करा रही थी, बट नीनी के डैड उसे धक्का मार के उसकी मॉम को खींच के ले गया था। नीनी कहती जब वो तुम्हें दिखे ना टपका देना उसको। नीनी उसे जेड रूई को देख रही थी, तभी उसकी मॉम आकर कहती है ये तुम्हें मिस्टर जू के ग्रैंडपा ने दिया है। और वो याद करती हैं कि नीनी की ग्रैंडपा ने बोला था कि नीनी की फ्यूचर में शादी जू फैमिली में कराएंगे, इसलिए मैं एडवांस में उनको ये जेड रूई दे रहा हूँ। और मॉम कहती है ये बिल्कुल वैसे ही जैसा हमारे घर पे भी है। अब इन दोनों जेड रूई का पेयर हो गया। नीनी मॉम से ले लेती है, तो मॉम कहती तुम क्या इन्हें बेचने वाली हो। वो कहती है हमें एंटीक शॉप को चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तो मॉम कहती है एग्जीबिशन रख लो पर बेचो मत। बट वो एक लॉकर सेफ में रख के पासवर्ड लगा देती है। नेक्स्ट दिन में नीनी ने ऑक्शन रखवाया था। फ्रेंड पूछती है क्या तुम सच में दोनों जेड रूई को बेचोगी। नीनी कहती है
अगर मैं बेचूंगी नहीं तो इतने लोग आते कैसे। तो फ्रेंड कहती है अगर तुम्हारे डैड यहाँ पर आ गए तो तुम्हें पता है मिस्टर जू तुम्हारे डैड से कितनी नफरत करता है। आखिर वो उसकी मॉम को किडनैप करके ले गए थे, मेरा मतलब भगा कर ले गए थे। नीनी को सोचने लगी थी। हम पास्ट का सीन देखते हैं। जब उन दोनों की शादी हो रही थी मिस्टर जू ने नीनी का घूंघट उठाया था और कहता है मैंने सोचा नहीं था मेरी न्यूली वेड वाइफ का फेस उसके जैसा होगा जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। जब भी इस फेस को देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। वो कहती है अगर मुझे टपका भी दोगे ना तब भी मेरे डैडी यहाँ पे नहीं आने वाले। बट वो सबके सामने अच्छे ब्राइड ग्रूम बनने का नाटक कर रहे थे। मिस्टर जू से किस करने लगा था और कहता है मैं सच में तुम्हारा काम तमाम करना चाहता हूँ। तो वो फ्रेंड को बोल देती है तुम सीसीटीवी से नजर रखना। तभी मिस्टर जू भी वहाँ पर आता है और अपने हाथों में ब्लैक ग्लव्स पहन के आया था कि अभी तक ऑक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। वो कहती है तुम बड़े एक्साइटेड हो रहे हो। वो उसे ग्लव निकाल के टच करता है तो उसका हाथ साइड कर देती है। चिंता मत करो, मेरे डैडी इतने स्टूपिड भी नहीं है कि मुंह उठाकर यहाँ पे आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके सारे एंटीक पीस उसकी बोली लगने लग जाती है। एंड लास्ट में जेड रूई के पेयर्स की बोली लगने लगती है और जेड रूई का पेयर लवर्स के लव को डिनोट करता है। तो सब लोग मिलियंस में बोली लगाने लग जाते हैं। पर तभी एक आदमी कहता है ये जेड रूई का पेयर फेक है। तो नीनी एकदम हैरान थी। उसे अपने ग्रैंडपा की बचपन की बात याद आती है जब उन्होंने बोला था कि ऑक्शन में कभी भी कोई फेक चीज नहीं दिखानी है वरना हमारे एंटीक शॉप की बेइज्जती हो जाएगी। तो वो उसकी चेकिंग करवाते हैं। पता चलता है वो सच में फेक है। तो वो ऑक्शन खत्म करके वहां से जाने लगती है। बट मिस्टर जू जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें जो जेड रूई दिया था वो एकदम रियल था, तभी तुम ऑक्शन करवा रही थी क्योंकि तुमने ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया होगा। वो हाथ छुड़ा कहती है मुझे भी नहीं पता था वो फेक कैसे बन गया। मिस्टर जू कहता है मुझे लगता है रियल वाला तुम्हारे डैड को ट्रांसफर कर दिया होगा। तो कहती है मैंने पिछले 10 साल से उन्हें नहीं देखा, मुझे तो ये पता भी नहीं है वो कहाँ है, जिंदा है या टपक गए हैं। मिस्टर जू कहता है पक्का जिंदा ही होगा वरना वो कब की वापस आ गई होती। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, मुझे जेड रूई वापस कर देना। पर जैसे वहाँ पर जू और उसकी वाइफ आते हैं वो उसका हाथ कपल के तरीके से पकड़ लेता है। जू कहता है कि ऑक्शन खत्म हो गया, लगता हम लेट हो गए। अरे हम भी तो यहाँ पर जेड रूई को देखने आए थे पर अफसोस देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो फेक निकला। पर ग्रैंडपा भला तुम्हें फेक कैसे दे सकते हैं, अगर उन्हें इस बात का पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा, है ना मिस्टर जू। तभी मिस्टर जू और नीनी एक साथ अपने शूज उठा के चेक करते हैं और कहते हैं ओहो यहाँ पे कितनी गंदगी है, तभी तो बदबू आ रही है। हाथ पकड़ते हुए स्टेयर से नीचे आते हैं और फिर उन दोनों को साइड करके बीच में से निकल के चले जाते हैं और दोनों एक साथ देखने लगे थे। देन हम पास्ट में देखते हैं नीनी के ग्रैंडपा मिस्टर जू के ग्रैंडपा को बोल रहे थे कि फ्यूचर में हम इन दोनों की शादी करा देंगे, अगर ये दोनों मिलकर एंटीक शॉप चलाएंगे तो फिर अच्छा ही होगा। मिस्टर जू गुस्से से कार चलाता है और रास्ते में कार रोक के गेट खोलता है, बाहर निकलो। वो पूछती क्या मतलब, तो कहता है हमें पुलिस को बुलाना होगा। वो कहती है हमें वेट करना चाहिए। तो कहता है हाँ तब तक तो तुम्हारे डैड जेड रूई को लेके फरार हो जाएंगे। वो गुस्से से कार से बाहर निकलती है तो वो कार भगा के ले गया था। पर तभी नीनी को कॉल आता है कि मॉम की तबीयत खराब हो गई। तो वो जल्दी से वेट करने लग जाती कोई टैक्सी आएगी। पर तभी मिस्टर जू कार लेके वापस आता है तो वो मुंह फुला के कार में बैठ जाती है और कहती है थैंक यू। फिर हम पास्ट में देखते हैं जब बचपन में नीनी और मिस्टर जू की फैमिली आपस में मिलती थी तब नीनी के डैड और मिस्टर जू की मॉम छुप छुप के एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लग जाते थे और उन दोनों ने देख लिया था। नीनी भागकर अपनी मॉम के पास आती और पूछती है आप अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी। मॉम कहती कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो मेड बताती है कि उन्होंने सही से खाना नहीं खाया था। नीनी कहती आपने खाना क्यों नहीं खाया, चलो मैं आपको हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए चलती हूँ। मॉम कहती कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। तभी मिस्टर जू वहाँ पर आकर अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लेता है जो मॉम का चेकअप करके बताते हैं कि अब ये ठीक है। देन में दोनों डॉक्टर को वापस छोड़ने जाते हैं तो वो उसको थैंक यू करती है। मिस्टर जू कहता है तुम्हारी बेली में मेरे बेबीज हैं। तो कहती है ठीक है मैं अपना थैंक यू वापस लेती हूँ, मेरी मॉम की आज तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनके साथ ही रहूंगी। तो तुम जाने से पहले क्या टी पियोगे। वो कहता है मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, क्या तुम मुझे खाने पीने भी इन्वाइट नहीं करोगी और अपने घर पे भी नहीं बुलाओगी। वो कहती है जू फैमिली का विला यहाँ से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे है। पर तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपकी कार खराब हो गई। मिस्टर जू कहता है देखो मेरी कार खराब हो गई, अब तो और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे तुम्हारे घर पे रुकना ही पड़ेगा। नीनी समझ जाती ये सब इसका ड्रामा है। रात में मिस्टर जू चोरी चोरी चुपके चुपके वहाँ पे जा रहा था, तभी वो आती है तो वो छुप जाता है। देन वो आकर कहता है क्या हुआ। नीनी कहती तुम तो सोने जा रहे थे ना, तो ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हो। वो कहता है मैं पहली बार तुम्हारे घर पे रुक रहा हूँ ना, इसलिए अच्छे से तैयार हुआ हूँ। वो कहती है हाँ ताकि तुम्हें कुछ मिल जाए और तुम उसको लेके भाग जाओ। एक बात बताओ मिस्टर जू, वैसे तुम इतने स्मार्ट हो, क्या तुम्हारा इतना दिमाग काम नहीं करता कि अगर मेरे पास जेड रूई होगा भी तो क्या मैं उसे घर पे रखूंगी। तो फिर जाओ जाकर उसे ढूंढ लो, अगर तुम्हें वो मिल गया ना तो तुम जो करना चाहो उसके साथ कर सकते हो। पर अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो फिर हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। और अपनी बैली पे हाथ रख लेती है। वो कहता है ऐसा मत बोलो और खुद उसकी बैली पे हाथ रख लेता है, ये मेरे भी बेबीज हैं। फिर जब नीनी अपनी मॉम के साथ जा रही थी तभी वो वहाँ पर मिस्टर जू को किसी लड़की के साथ बातें करते देख लेती है। मिस्टर जू उसके साथ हंस के बातें कर रहा था इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पहले तो वो इग्नोर करके जाने की कोशिश करती है बट फिर वापस आकर मिस्टर जू का एकदम से हाथ पकड़ लेती है और कहती है हस्बैंड तुम यहाँ पर। वो लड़की पूछती है ये कौन है। तो कहती है सॉरी मैं तो बस यहाँ से जा रही थी तो देखा मेरा हस्बैंड यहाँ पे है।
मिस्टर जू कहता अगर मुझे पता ना होता तो मुझे तो ऐसे ही लगता ना तुम मुझे फॉलो कर रही हो। ये कौन है? तो वो लड़की कहती है मैं मिस्टर जू की कॉलेज क्लासमेट हूँ। नीनी उसके साथ हैंडशेक करके कहती है तुम मुझे इंट्रोड्यूस करवाओगे या मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाऊँ? वो कहता है तुम बताओ मैं कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ मिसेस जू? तो लड़की कहती है अच्छा ये तुम्हारी वाइफ है, हम तो बस नॉर्मली कॉफी पी रहे थे। नीनी कहती है ऐसा नहीं है, गलत मत समझना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जाने लगी थी तो मिस्टर जू उसका हाथ पकड़ लेता है। उस लड़की को कॉल आता है तो वो जाने लगी थी और मिस्टर जू भी उसे बाय कर देता है। पर नीनी उसे गुस्से से घूरती है क्योंकि उसने उसको टच किया था। मिस्टर जू कहता है मुझे ऐसे मत देखो जैसे कच्चे खा जाओगी, अभी इतनी जल्दी जेलस मत हो, बेबी की डिलीवरी के बाद मैं उसको ही अपनी बेबी की मॉम बनाऊंगा। नीनी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था बट वो तो उसको और ज्यादा चिढ़ाता है और गाना गाते हुए वहाँ चला जाता है। फिर नीनी उस लड़की के बारे में अपनी फ्रेंड से इन्वेस्टिगेट करवाती है तो बताती है कि लिन ने अपने हस्बैंड पे चीट किया था, पर तुमने तो ऑलमोस्ट मुझे अपना पेपर्स ही बना के रख दिया है, कभी किसी के बारे में और कभी किसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाती रहती हो। नीनी कहती कोई नहीं, तुम्हें टाइम पे पेमेंट मिल जाएगी। तभी वहाँ पर डिंगा आता है और दोनों एक दूसरे को देख के हैरान थे। तो नीनी उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछती है तो बताता है कि वो ऑस्ट्रेलिया वापस चली गई। पूछते तुम नहीं गए उसके साथ? तो कहता है मैं यहाँ पर काम करता हूँ ना अभी, तुम अगर शाम को फ्री हो तो साथ में डिनर करेंगे। तो वो भी ओके बोल देती है। देन फ्रेंड उसे मिस्टर जू की क्लासमेट लिन के बारे में बता रही थी कि वो दोनों कॉलेज टाइम पे अच्छे फ्रेंड्स थे बट उसका ट्रांसफर हो गया था इसलिए वो बाद में साथ नहीं हो पाए। नीनी उस टाइम लॉकर में सामान रख रही थी तभी उसकी नजर वहाँ पर नीचे गिरे हुए पर्ल पे पड़ती है जो उसकी मॉम का था। तब उसको याद आता है कि उसकी मॉम ने उसको लॉकर में लॉक लगाते हुए देख लिया था। फिर नीनी डिंग के साथ डिनर के लिए आती है। वो उसको बार बार खाना सर्व कर रहा था पर नीनी पूछती है तुम्हारी वाइफ वापस कब आएगी? तो कहता है हम दोनों अलग हो गए। तुम्हारे और मिस्टर जू की रिलेशनशिप कैसे चल रही है? वो कुछ बोलने वाली थी तभी वो मिस्टर जू को वहाँ पे देख लेती है और उसने भी उसको देख लिया था कि वो उसे लिन के साथ आया है तो वो मुंह फुला लेती है। डिंग बार बार नीनी को खाना सर्व कर रहा था। मिस्टर जू से बर्दाश्त नहीं होता और उठ गया चाहता है वहाँ पे। डिंग जैसे उठने लगा था मिस्टर जू से वैसे ही जोर से वापस नीचे बिठा देता और कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर चीटिंग करते पकड़ने नहीं आया, मैं तो यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे आया था। नीनी कहती है अच्छा तुम भी यहाँ पर, मैंने ध्यान नहीं दिया जरा। मिस्टर जू कहता है अच्छा तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? और बार बार नीनी को घूर रहा था। खाना खाते हुए नीनी को बार बार उल्टी आने लगती है। वो उठ के वॉशरूम में भाग आती है। जैसे वो उल्टी करके वापस आने लगी थी तभी मिस्टर जू आगे आ जाता है। वो कहती है क्यों तुम्हें अपनी फ्रेंड के साथ डिनर नहीं करना? मिस्टर जू कहता है ये डिंग वाला क्या मामला है? तो कहती है वो मैरिड है, उसको बीच में मत लाओ। और उस धक्का मार के जाने लगी थी बट वो उसे वापस पकड़ के खींच लेता है। तो कहती है क्यों तुम जेलस हो रहे हो? और उसकी मुंडी को पकड़ के देखने लगती है, ये तो एक्टिंग भी नहीं लग रही। मिस्टर जू उसे गुस्से पकड़ के शीशे पे लगा लेता है और उसके फेस को टच करता हुआ कहता है आज मुझे दिन में किसी और लड़की के साथ देखकर तुम शाम में अपने एक्स लवर के साथ डिनर करने आ गई। याद रखना मेरी बेबीज तुम्हारी बैली में है। वो कहती है क्या तुम इतना श्योर हो कि वो तुम्हारे ही है? मिस्टर जू कहता है तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेके जाऊँ? वो कहती है इसका मतलब तुम्हें अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है। मिस्टर जू उसके क्लोज होकर उसकी गर्दन पे किस करने लगा था बट वो उसकी गर्दन पे बाइट कर लेती है। तभी वो एकदम से दूर हो जाता है। वो हंसती हुई कहती है जैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी है मैं तुम्हारी जेलसी को समझ सकती हूँ। पर तभी वो देखते हैं डिंग भी वहाँ पे खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा है। तो मिस्टर जू वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है और नीनी भी मजे ले रही थी। फिर जब नीनी वहाँ से जाने लगती है तो डिंग कहता है मैं और मेरी वाइफ डाइवोर्स कर रहे हैं, या तो मैं उसे प्यार नहीं कर पाया या फिर वो मुझे प्यार नहीं करती, तो क्यों ना तुम भी मिस्टर जू को डाइवोर्स दे दो और हम दोनों दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। नीनी कहती है तुम बस पहले की तरह हो, ड्रिंक करके कुछ भी बकवास करते हो। डिंग कहता है आज मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं किया। अभी मिस्टर जू वहाँ पे आता है तो डिंग तो उसे देख के वहाँ से भाग जाता है। नीनी कहती है जाके अपनी फ्रेंड के साथ डिनर करो ना। वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ कहता है तुमने अपने एक्स को बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो कहती है अच्छा तो तुम हम पे नजर रख रहे थे, तुमने ऑलरेडी बहुत सारे जेलस सीन कर लिए हैं, अब बहुत हो गया। तो वो उसकी बैली पे हाथ रख कहता है मैं तो बस अपनी बेबीज के साथ उठना चाहता हूँ। बट कोई उन दोनों को देख रहा था। कॉल आने पे मिस्टर जू जैसे ही अपना फोन उठाता है वो उसके मार के चली जाती है और हम देखते हैं जू और उसकी वाइफ उन पे नजर रखे हुए थे। फिर जब नीनी रात में रूम में अकेली थी तभी जू की वाइफ आकर कहती है तुम्हारा हस्बैंड अभी तक वापस नहीं आया? मैंने सुना है जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम हस्बैंड सबसे ज्यादा चीट करते हैं। नीनी कहती है फिर जाके पहले अपने हस्बैंड का देखो। उसके जाने के बाद मिस्टर जू वहाँ पे आता है और कहता है अब ये मत बोलना कि तुम मेरा वेट कर रही थी। वो कहती है अभी इस रूम में सिर्फ हम दोनों हैं, तो अगर मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रही होंगी तो मुझे किसका करना चाहिए था। इनफैक्ट नीनी को पता चला था कि मिस्टर जू ने डिंग के खिलाफ कुछ किया है तो कहती है तुमने उसी को बीच में लाए, उसकी कोई गलती नहीं है। मिस्टर जू कहता है शुक्र करो मैंने उसको टपकाया नहीं। वो गुस्से से उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो वो हाथ पकड़ लेता है। एक प्रेग्नेंट लड़की के लिए यही सही होगा कि तुम्हें इस टाइम मेरे साथ फाइट करने के बजाय सो जाना चाहिए। लगता है तुम्हें अपने एक्स लवर की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। क्या वो नमूना तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? और उसका फोन छीन के मैसेज देखता है अच्छा तो वो शहर छोड़ के जा रहा है तो तुम्हें भी उसके साथ जाना है, तो मेरे बेबीज को अपने साथ लेके जाना ठीक नहीं होगा। अब क्या तुम्हें मेरी परमिशन की भी जरूरत नहीं है?
देख लो तुम 20% डिविडेंड खो दोगी, पता है वो कितने पैसे होते हैं। तभी उसे डिंग का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, फ्लाइट 10 बजे की है। मिस्टर जू गुस्से से कहता है तुम्हें जाना है तो चली जाओ, और अगर तुम इन बेबी से परेशान हो गई हो तो इनसे छुटकारा भी पा सकती हो, और हमारे बीच की डील खत्म हुई। देन फोन फेंक के चला जाता है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर जू बैठा बुक पढ़ रहा था, तभी उसको लिन का कॉल आता है जो कहती है मैंने तुम्हारी वाइफ को हॉस्पिटल में देखा था, कहीं वो सर्जरी कराने के लिए तो नहीं आई है। तभी असिस्टेंट आके मिस्टर जू को बताता है कि निन्नी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर हुए हैं। लिन कहती है तुम उसको सर्जरी के लिए रोकोगे नहीं। मिस्टर जू कहता कोई फायदा नहीं, उसने बेच दिया। तो वो कहती है तुम्हारा मतलब कि वो जू और उसकी वाइफ से पैसे लेकर चली गई, क्या वो सच में पैसों से इतना प्यार करती है कि उसे अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। मिस्टर जू कहता है और साथ में अपने लवर के साथ चली गई, एक तीर से दो निशाने। इधर जब जू को पता चलता है कि नीनी ने मिस्टर जू के बच्चों से छुटकारा पा लिया सर्जरी करवा के, तो बड़ा खुश होता है। नेक्स्ट दिन में नीनी वापस आती है और मिस्टर जू उसके सामने से आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर इग्नोर करके चले जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। मॉर्निंग में ग्रैंडपा कहते हैं नीनी ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आई, और मेड को कहते हैं उसको खाना वहीं पे भिजवा दो, वो प्रेग्नेंट है ना। मेड आकर बताती है कि जब मैं मैडम को खाना देने के लिए गई थी ना तो उनके कपड़े वहां पर है ना उनका सामान, सब कुछ गायब है। जो बड़ा खुश हो रहा था और उसकी वाइफ कहती है हाँ मैंने भी नीनी को बड़े 2 सूटकेस के साथ जाते हुए देखा था, मैंने पूछा कि वो ट्रैवलिंग के लिए जा रही है तो उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप चली गई। तभी जो कॉल आता है तो ग्रैंडपा कहता है पता है मुझे क्या पता चला, जरा अपने आप को संभाल के रखना, मुझे पता है इससे आपको बहुत बड़ा शॉक लगेगा। अभी मेरे फ्रेंड ने हॉस्पिटल से कॉल किया और उसने बताया कि नीनी ने सर्जरी करवाई है। ग्रैंडपा हैरान थे तो वो सर्जरी फुटेज दिखाता है। तो ग्रैंडपा मिस्टर जू से पूछते हैं ये सब क्या है। तो जो की वाइफ कहती है मैंने सुना है उसका एक्स लवर वापस आ गया था, कहीं वो उसके साथ। ग्रैंडपा कहते ये सब क्या चल रहा है बताओ मुझे। तो वो कहती है लगता है वो अपने पुराने लवर के साथ भाग गई। तो ग्रैंडपा मिस्टर जू पे चिल्ला के पड़ रहे थे जाकर उसे ढूंढ के लेके आओ। इनफैक्ट जू और उसकी वाइफ ग्रैंडपा के सामने अच्छा बनने के नाटक कर रहे थे और मिस्टर जू और नीनी को ग्रैंडपा की नजरों में गिरा रहे थे। मिस्टर जू वहाँ पे आता है तो ग्रैंडपा कहते तुमने उसको अभी तक ढूंढा नहीं, बट मिस्टर जू को तो देख के लग रहा था वो काफी चिल है। तभी कुछ टाइम बाद नीनी वहाँ पर आती है। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या हुआ, तुम कहाँ गई थी। तो कहती है मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो मैं उनके साथ रुकी हुई थी। ग्रैंडपा उस सर्जरी के पेपर दिखा के पूछते हैं ये सब क्या है, क्या सच है। वो कहती हाँ मुझे पैसों के लिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि ऑक्शन में बहुत ज्यादा खराबी हो गई थी, तो ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। ग्रैंडपा कहते अगर पैसे चाहिए थे तो मुझे बोल देती, पर इस सब का पैसों से क्या लेना देना। जू और उसकी वाइफ बात टालने लग जाते हैं, बट तभी बीच में मिस्टर जू बोल पड़ता है और निंडिस कहता है तुम्हारा मतलब है कि कोई तुम्हें पैसा देने के बदले हमारे बेबी से छुटकारा पाने को बोल रहा था, तुम अब भी उस इंसान को प्रोटेक्ट कर रही हो, बताओ कौन है वो। जू और उसकी वाइफ बहाना मार के वहां से जाने लगे थे, पर ग्रैंडपा उनको रोक देते हैं कि क्या इन लोगों ने ऐसा करने को कहा। तो निन्नी हाँ करती है और फिर प्रूफ के लिए अपना बैलेंस भी दिखाती है क्योंकि उन लोगों ने उसको पैसे ट्रांसफर किए थे। जू कहता है ये हमने अपने अकाउंट से नहीं किया, हमें नहीं पता। तो वो ग्रैंडपा को रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें जू की वाइफ नीनी को मिस्टर जू के खिलाफ भड़का रही थी कि अच्छा होगा तुम इन बेबी से छुटकारा पालो, पैसे हम तुम्हें दे देंगे। तो ग्रैंडपा उन लोगों पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। देन नीनी जू की वाइफ से कहती है तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, फिर कल तुम कॉफी क्यों पी रही थी, वो तो बेबी के लिए हार्मफुल होती है। इनफैक्ट नीनी ने जू की वाइफ को कॉल पे बात करते सुन लिया था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो तो बस प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। तो ग्रैंडपा कहते हैं इसका मतलब ये प्रेग्नेंट नहीं है, बट वो अभी मान नहीं रही थी। तो नीनी मेड को बुलाकर पूछती है कि तुम्हें जू की वाइफ के वॉशरूम में से सैनिटरी नैपकिन्स मिले थे ना, यानी उसको हर मंथ पीरियड्स होते हैं, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। मिस्टर जू कहता है तुम दोनों ने मिलके ग्रैंडपा को बेवकूफ बनाया। ग्रैंडपा गुस्से से चिल्ला के पड़ते हैं निकल जाओ यहाँ से, और जू और उसकी वाइफ को वहाँ से भगा देते हैं। देन निन्नी से कहते हैं तुम अच्छी बच्ची हो, मैंने गलती कर दी, मैंने जबरदस्ती तुम्हारी मिस्टर जू से शादी करा दी थी, लगता है मेरी किस्मत में नहीं है ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस मिलना। निन्नी कहती है ग्रैंडपा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको क्या लगता है मैंने किस तरह की सर्जरी करवाई है, बेबीज एकदम सही सलामत है, मैंने बेबी से छुटकारा नहीं पाया है। ग्रैंडपा बड़ा खुश होते हैं सच में बेबीज एकदम ठीक है। वो कहती है और नहीं तो क्या, भले मुझे पैसों की कमी हो पर मैं ऐसी हर घटिया हरकत थोड़ी ना करूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें पैसों की कभी कमी होगी भी नहीं और ना ही चिंता करने की जरूरत है, मिस्टर जू के पास बहुत पैसा है, और नालायक तुम बैठे के कर रहे हो, इसको अंदर रेस्ट कराने के लिए जाओ। तो वो उसका अपना पर्स पकड़ाती है, वो उसका पर्स पकड़ता है और फिर उसको पकड़ के ले जाता है। फिर वो उसे अंदर ला कहता है तुम डिंग के साथ नहीं गई, क्या पैसे लव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर तुम्हें पता चल गया था कि डिंग को जू और उसकी वाइफ ने पैसे दिए थे। फिर हम पास में देखते हैं डिंग निन्नी को हक कर कहता है चलो मेरे साथ भाग चलो। वो कहती है सिर्फ तुम जाओगे और अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहना। तो कहता है तुम क्या बोल रही हो, तुमने तो बेबी से छुटकारा भी पा लिया है ना, अब तो चलो। वो कहती तुम्हें किसने कहा कि मैंने बेबी सर्जरी करवाई है, बताओ तुम किसके साथ मिले हुए, मिस्टर जू के साथ या फिर जूओ के साथ, मुझे बता रहे हो या तुम्हारा काम तमाम करूं। तो डिंग वहां से डर के मारे भाग जाता है। मिस्टर जू उसका हाथ पकड़ कहता है तुमने कल मुझे थप्पड़ मारा था तो बताओ उसका कंपनसेट कैसे करोगी, और उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। देन उसे पकड़ के अपने गोद में बैठा लेता है।
तुम जुओ और उसकी वाइफ को कंफ्यूज करना चाहती थी ना, इसलिए अपना सारा सामान ले गई थी। वो कहती है मैं बहुत जल्दी रिच बनने वाली हूँ, इसलिए अपने सारे पुराने सामान को नए सामान में चेंज करना था ना, तो पुराने वालों को फेंक दिया। मिस्टर जू उसको अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के देता है और फिर कहता पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो वो उसकी मुंडी पकड़ कहती है क्या तुमने सच में इतने दिन तक खुद पे कंट्रोल किया या फिर कहीं फिसल तो नहीं गए थे। तो वो उसको किस कर लेता है, तुम्हारे अलावा कहीं चाहूंगा। मिस्टर जू अपना कॉल पिकअप करने चाहता है तो नीनी को उसकी फ्रेंड कॉल कर कहती है क्या तुम सच में अपने ब्रांड न्यू कपड़े मुझे दे रही हो। वो कहती है अगर तुम्हें पसंद नहीं तो फेंक देना। तो कहती है ऐसा नहीं है, तुमने कल अचानक से अपने बड़े बड़े सूटकेस मुझे दे दिए, मुझे तो लगा था तुम घर छोड़ के भाग रही हो। वैसे क्या तुम सच में जू फैमिली के बच्चों को जन्म दोगी। मुझे लगता है मिस्टर जू का और उस डॉक्टर लिन का अफेयर चल रहा है। नीनी कहती है मिस्टर जू ने बच्चों की मॉम बनने के लिए लिन को ही ढूंढा है। फ्रेंड हैरान थी, वो तुम्हारे बच्चे हैं और उसने ऑलरेडी किसी और को मॉम बनाने के लिए ढूंढ लिया। नीनी कहती वैसे भी ये एक तरह की डील है, कोई रियल वेडिंग थोड़ी ना है। रात में जब वो सो रही थी तो देखती है मिस्टर जू को बुरे सपने आ रहे हैं। वो पूछती क्या हुआ, तुम्हें नाइटमेयर आ रहा था। तो कहता है हाँ मैंने सपना देखा कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। वो हंस के कहती है सपने से तुम इतने से डर गए कि तुम्हारे पसीने तक टपक रहे हैं। फिर वो उसके लिए पानी ला कर देती है तो वो पानी पीकर कहता है अच्छा हुआ तुम मेरे पास हो। वो कहते सिर्फ पानी थी, ऐसे क्यों बोल रहे हो। तभी उसके क्लोज आने लगता है तो वो भी उसके क्लोज होने लगी थी किस करने के लिए, बट मिस्टर जू तो उसकी गोद में गिर जाता है। नीनी हैरान थी मिस्टर जू क्या हो गया तुम्हें, और उसकी बहुत ज्यादा चिंता करने लगी थी। देन वो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर भागती है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर लिन मिस्टर जू को बाहर लेके आती है व्हील चेयर पे। देन जब रात में मिस्टर जू लेटा हुआ था वो उसे कुछ पूछने वाली थी बट फिर रुक जाती है। वो कहता बोलो तुम क्या बोलना चाहती हो। तो पूछती है क्या तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी है। वो कहता क्यों, तुम्हें प्रॉपर्टी के बंटवारे की इतनी ज्यादा चिंता हो रही है। तो कहती है अगर तुम्हें बीमारी हुई तो फिर मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी, क्योंकि इससे तो मुझे पूरी प्रॉपर्टी मिल सकती है ना। मिस्टर जू कहता है मैं अभी तक जिंदा हूँ तो ऐसा होने नहीं दूंगा, तो सोचना भी मत। फिर देखती है मिस्टर जू सो गया तो उसकी केयर करने लग जाती है। देन वो बाहर आकर डॉक्टर लिन से पूछती है आखिर मिस्टर जू को हुआ क्या है। लिन कहती है क्या तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है। वो कहती है अगर तुम बताने में कंफर्टेबल नहीं तो कोई बात नहीं, और चली जाती है। मॉर्निंग में मिस्टर जू कहता है मुझे लिन ने बताया कि तुम मुझसे कल रात मेरी बीमारी के बारे में पूछ रही थी। वो कहती है अगर तुम नहीं बताओगे तो उससे जाके पूछना पड़ेगा ना, पर कोई बात नहीं, उसने तुम्हारा सीक्रेट रखा है। और कुछ सोचने लगी थी, पास में उसको याद आता है बचपन में उसके ग्रैंडपा अचानक से उसकी मॉम उसे छोड़ के चले गए थे तो वो दोनों बहुत रोई थी। और कहीं ना कहीं नीनी को मिस्टर जू की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। देन नीनी अपनी मॉम से पूछती है मैंने जो आपको जेड ब्रेसलेट दिया था वो कहाँ है। मॉम कहते उसे पहनना ठीक नहीं होगा इसलिए मैंने रख दिया है। नीनी कहती है वो काफी पुराना हो गया होगा, लगता है वो टूट गया क्योंकि उस दिन मुझे उसका एक बीड मिला। मॉम कहती नहीं नहीं वो टूटा नहीं, और घबरा रही थी और बहाना मार के चली जाती है। देन नीनी को लॉयर का कॉल आता है जो उसको प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करने को देती है। तो नीनी डायरेक्ट सीधा मिस्टर जू के ऑफिस में आती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें सच में कोई बीमारी है। वो कहता है तुम तीसरी बार ये बात पूछ रही हो, पैसे और प्रॉपर्टी देख के तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझे पनिश करने वाली हो। बट वो गुस्सा होकर चली जाती है। इनफैक्ट डॉक्टर लिन से उसको पता चला था कि मिस्टर जू को ब्रेन ट्यूमर है और उसकी सर्जरी बहुत ज्यादा रिस्की है। तो नीनी कहती इसका मतलब मिस्टर जू इसलिए तुमसे बार बार मिलता था क्योंकि वो बहुत बीमार था, और नीनी ने फालतू में उसको गलत समझा। देन वो रो रही थी। मिस्टर जू वहाँ पे आता है तो भागकर उसके पास आती है। वो कहता है तुम क्या हॉस्पिटल में ये पता करने आई हो कि मैं कब टपकने वाला हूँ। तो वो उसको थप्पड़ मारने वाली थी बट वो साइड हो जाता है, पर वो रोती हुई उसको हक कर लेती है। वो हंसता हुआ कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो वो गुस्से से दूर हो जाती है। तो कहता है तुम मेरी बेबी से प्रेग्नेंट हो, अगर सर्जरी के दौरान कुछ हो गया तो तुम्हें बेबीज को संभालना होगा ना, मैं नहीं चाहता मेरी बेबी सफर करें। वो जस्ता से खुद के आंसू कंट्रोल कर रही थी और आंसू पूछती है तो वो उसका फोरहेड पकड़कर उसको किस कर लेता है और फिर कहता है तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है ना, तुम मेरी परवाह करती हो। वो कहती है बीमारी से तुम्हारी आंखें खराब हो गई क्या, तुम्हें कहाँ से ये सब दिख रहा है। तो कहता है मैं सिर्फ आंखों से नहीं अपने दिल से फील कर सकता हूँ, और उसका हाथ पकड़ के अपने हार्ट पे रख लेता है। तो वह हाथ छुड़ाती हुई कहती है मैं बस ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे बिना बाप के बड़े हों। मिस्टर जू कहता है तुम सच में नहीं चाहती हो ना कि मैं टपकूं। और फिर उसे पकड़ के कहता है क्यों ना हम नॉर्मल कपल की तरह रहें, और उसे पकड़ के हक कर लेता है। तो वो भी उसको हक कर लेती है और कहती है नॉर्मल कपल ऐसे तो नहीं करते। फिर मिस्टर जू को कॉल आता है, उसका हाथ पकड़ने लगा था और कहता है मैं बीमार हूं ना, प्लीज मुझे पकड़ने दो। वो पहले छुड़ाती है बट फिर वो भी पकड़ के उसको ले जाती है। देन वो उसको कार में लेके आता है और गेट खोल के हाथ आगे करता है। तो वो पहले तो उसका अपना पर्स पकड़ा देती है, देन फिर उसका हाथ पकड़ के बाहर आती है और कहती है अब क्या तुम मुझे इतना पैम्पर करोगे, मेरे लिए कार का गेट भी खोला। वो कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए और सरप्राइज भी है, क्यों ना आज रात साथ में डिनर करें। वो कहती है डिनर करने के लिए जू फैमिली में जाना है। तो कहता नहीं आज सिर्फ हम दोनों कैंडल नाइट डिनर करेंगे। तो वो उसके साथ कैंडल नाइट डिनर के लिए आती है। तो वहाँ पर उसको खाने में रिंग मिलती है। तो कहती है ये क्या है। मिस्टर जू कहता है मैंने शादी के टाइम पे तुम्हें रिंग नहीं दी थी। निन्नी उसको वो रिंग वापस करती है।
कि मुझे ग्रैंडपा ने दे दी थी। तो कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा से नहीं, मुझसे शादी हुई है, और गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसको रिंग पहना देता है। और फिर कहता है तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे लिए घुटनों पर आऊं? तो कहती है अगर तुम चाहो तो घुटनों पर बैठ सकते हो। तो मिस्टर जू सच में बैठने लगा था, बट वो उसको रोक देती है। मिस्टर जू पूछता तुम्हें कैसी लगी? तो कहती है ठीक ही थी, इतना कुछ खास नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं थी। वो कहता है तो तुम्हें बड़ा डायमंड चाहिए? तो कहती है वैसे तो मेरा मन है कि मैं सारे फिंगर्स में रिंग पहनूं। तो वो भी बिल्कुल उसकी तरह से हाथों से इशारा करता है और फिर उसके लिए हर्ट बनाता है और कहता है क्या तुमने मुझे लाइक करना स्टार्ट कर दिया? वो कहती है क्यों, तुम डायमंड हो क्या? तो कहता है मैं बन सकता हूँ, कल को मैं अपनी पूरी बॉडी को डायमंड से कवर करके लेके आऊंगा। तो नीनी हंस पड़ती है और कहती है सोचा नहीं था तुम इतनी फ्लर्टी बातें भी कर सकते हो, पर अचानक ही तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो? कहीं तुम कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे? मिस्टर जू कहता है क्या हमारे बीच में कभी भी ट्रू फीलिंग्स नहीं हो सकती? और दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। मिस्टर जू पूछता है किसका कॉल है, उठा क्यों नहीं रही? तो कहती है चेंग का है। वो कहता है तुम उससे मिलने जा रही हो? तो कहती है मुझे उससे जेडरू चेक कराना है कि वो कॉपी तो नहीं है। और फिर कहती है क्या तुम जेलस होने का नाटक कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है मैं और चेंग सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। नन्नी जाने लगी थी तो कहता मैं छोड़ाऊंगा। वो कहती है मैं चली जाऊंगी ड्राइव करके, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। पहले तो वो थोड़ा हैरान थी और कहती है बहुत लंबा ड्राइव करना पड़ेगा। तो कहता है मैं कर लूंगा। फिर नीनी आके देखती है कि उसकी मॉम अभी भी डैड की हेल्प कर रही है। डैड उसे देख के हैरान थे। नीनी कहती है मेरी मॉम इतनी ज्यादा बीमार हुई तुम्हारे जाने के बाद, तुम तब नहीं आए। मेरा ऑलमोस्ट कार एक्सीडेंट होने वाला था, तुम तब नहीं आए, और उस जेड रूई के पेयर के लिए तुम जंगली कुत्तों की तरह टपक पड़े। डैड कहते हैं कैसे बात कर रही हो, मैं तुम्हारा फादर हूँ। तो कहती है और तुम इसके लायक नहीं हो। डैड उसके मारने लगे थे बट वो बैग छीन लेती है, पर वो फिर भी मारने वाले होते हैं किसी बैग छीनू। मॉम कहती है ऐसा मत करो, वो प्रेग्नेंट है। जैसे डैड उसको दोबारा मारने वाले थे मिस्टर जू उनका हाथ पकड़ लेता है और उसके बॉडीगार्ड्स आके उनको पकड़ लेते हैं। तो पूछता है वो कहाँ पे है? डैड कहते तुम्हारी मॉम होटल में है, पहले मुझे छोड़ो तब बताऊंगा। बॉडीगार्ड्स के छोड़ने पे डैड मिस्टर जू की मॉम को कॉल करते हैं, बट मिस्टर जू फोन छीन लेता है किस एड्रेस पे मिलना, और उसके बॉडीगार्ड्स डैड को पकड़ के ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जू की मॉम खड़ी हुई रो रही थी। उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं बट वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। मॉम अंदर आके देखती हैं मिस्टर जू के डैड की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मॉम रोने लग जाती है और कहती है ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें छोड़ के गई थी जो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, और माफी मांगती है। देन वो बाहर आके मिस्टर जू से माफी मांगने लगी थी घुटनों पर बैठ के, बट वो उनसे हाथ छुड़ा लेता है। मैंने तुम्हें बस इसलिए यहाँ पे बुलाया ताकि मेरे डैड शांति से इस दुनिया को छोड़ के जा सके, पर इसका मतलब ये नहीं मैंने तुम्हें माफ कर दिया। देन बॉडीगार्ड्स लाके डैड को पटक के मारते हैं। डैड कुछ बोलने वाले थे, नीनी कहती है दोबारा मेरी मॉम को परेशान मत करना वरना मैं तुम्हें सच में टपका दूंगी। मिस्टर जू कहता है शहर से चले जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जू नीनी से कहता है तुमने रियल वाला जेड रूई पहले से चेंज कर दिया था ना, क्योंकि जब तुम्हारी मॉम ने उसके एक्सचेंज किया था वो ऑलरेडी फेक वाला था तुम्हारी मॉम के पास। नीनी कहती है और जो ग्रैंडपा ने मुझको दिया था तुमने वो ऑलरेडी चेंज कर दिया था, क्योंकि मैंने तो हमारे घर वाला चेंज किया था। मिस्टर जू कहता है पहले मैं सोचता था जब तुम्हारे डैड और मेरी मॉम मुझे मिलेंगे तो मैं उनको टपका दूंगा, पर पता नहीं क्यों जब वो मुझे मिले मैं उनको मार नहीं पाया। नीनी कहती है अच्छा होगा हमारी जो फेट है हम उसको एक्सेप्ट कर लें। मिस्टर जू कहता है ये सब इतना भी बुरा नहीं है। तो कहती है तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे अब और हेट नहीं करते? मिस्टर जू कहता है अगर मैं कहूँ कि मैंने कभी तुमसे हेट किया ही नहीं। वो कहती है फिर मुझे जाने दो, अब तो हमें इस शादी को कंटिन्यू करने की जरूरत ही नहीं है, चलो डाइवोर्स कर लेते हैं। देन दोनों अचानक से हंसने लग जाते हैं पर फिर शांत हो जाते हैं और मिस्टर जू वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं और नीनी उसको रिंग निकाल के वापस कर देती है। मिस्टर जू उसको साथ में लंच के लिए पूछता है बट वो मना करके चली जाती है। देन फिर चेंग से नीनी को पता चलता है कि मिस्टर जू के डैड की डेथ हो गई, तो वो जू फैमिली के विला में जाती है और फिर बताती है कि मैं फ्यूनरल में नहीं आ पाऊंगी, प्रेग्नेंट हूँ ना। वो कहते कोई बात नहीं, मैं मिस्टर जू को बोल दूंगा तुम्हें छोड़ देगा। तो कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी। मिस्टर जू से जाते हुए देख रहा था और उसको आवाज मार कर रोक लेता है। देन उसके पास आता है कि हेलो किए भी नहीं चाह रही हो। वो कहती है तुम बिजी थे ना इसलिए परेशान नहीं करना चाहती थी। तो बताता है कि नेक्स्ट मंडे मेरी सर्जरी होने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जू की सर्जरी हो रही थी और उसकी सर्जरी सक्सेसफुल होती है। उसको जब होश आता है तो नीनी वहाँ पर भाग के आ जाती है क्योंकि वो पहले से वहीं पे थी। मिस्टर जू कहता है मिस कौन हो तुम? वो हैरान डॉक्टर लिन कहती है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं रहा? बट मिस्टर जू तो बच्चों की तरह बिहेव करने लग गया था और नीनी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कितना ज्यादा शोर है, गेट बंद करो। नीनी कहती है क्या तुम्हें मैं सच में याद नहीं? वो मना करता है। तो कहती है लगता मैं रॉन्ग रूम में आ गई और जाने लगती है, बट वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और फिर उसे टच करता हुआ कहता है तुम तो बिल्कुल मेरी वाइफ जैसी दिखती हो, और फिर उसकी बेली पे हाथ रखता है तुम मेरे बेबीज की मम्मी जैसी भी दिखती हो। तो नीनी समझ जाती है कि वो ये सब एक्टिंग कर रहा है और कहती है बहुत हो गया, यहाँ पे अब कोई भी नहीं है तो ड्रामा करना बंद करो। मिस्टर जू उसके हाथ में रिंग दे कहता है मुझे याद आया ऐसी वेडिंग रिंग मैंने अपनी वाइफ को दी थी और वापस मांगने लगा था। तो कहती पागल वाली हरकतें मत करो, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे हमेशा पहन के रखूंगी, तुम ले नहीं सकते। उसके मार देती है तो उसके दर्द होने लग जाता है। नीनी कहती है सॉरी तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना?
मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। बट वो उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रख लेता है और कहता है जब तुम पकड़ती हो तो दर्द कम हो जाता है। तो वो उसकी चेस्ट दबाने लग गई थी ताकि उसको थोड़ा आराम मिले, पर तभी उसकी पॉकेट में उसको रिंग मिलती है। तो पूछती है ये क्या है? वो कहता है एंगेजमेंट रिंग। तो कहती है उसके लिए तो घुटनों पर बैठ के प्रपोज करना पड़ता है। वो कहता अभी बैठता हूँ, और बैठने लगा था बट वो उसको रोक देती है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसका हाथ पकड़ के किस कर लेता है और कहता है एक चीज है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई, कि मैं तुम्हें बहुत लव करता हूँ। इनफैक्ट जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। वो कहती है मजाक मत करो। तो कहता है सच बोल रहा हूँ। तो तुम खुद ही सोचो मैंने तुमसे शादी क्यों की फिर। और किस करने के लिए पाउडर बनाता है बट वो उसके लिप्स पकड़ लेती है और फिर खुद उसे पकड़ के किस करने लग जाती है और बेड पे गिरा लिया था। तो वो चिल्लाने लग जाता है मेरी वाइफ मेरे प्यार में पागल हो गई है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।